हेलो, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम फिजिक्स का क्लास 10th के लिए चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस वीडियो में आज हम टॉपिक लाए हैं जनरेटर। एक्चुअली आपको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जनरेटर दो तरह का होता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन लिखता है और उस जनरेटर में एसी और डीसी नहीं दिया होता है। ठीक है, जब क्वेश्चन में एसी और डीसी ना दिया हो तो आप एसी के रेफरेंस में ही आपको आंसर करना है, डीसी नहीं बताना। ठीक है, तो आज हम लोग एसी जनरेटर पर काम करते हैं और एसी जनरेटर में आज समझना है हमको प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर मींस जनरेटर। ओके, तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल इसका बेस्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे हम पिछले वीडियो में भी हम समझें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब किसी क्वाइल और मैग्नेट के बीच जब रिलेटिव मोशन होता है तो क्वाइल में करंट इंड्यूस होता है। सेम फेनोमेना इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी होता है, एसी जनरेटर में डीसी जनरेटर भी हो, प्रिंसिपल दोनों का सेम ही है। डिफरेंस आता है बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में और हल्का वर्किंग में। तो प्रिंसिपल में हम क्या बताएंगे कि एसी जनरेटर मींस जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, जिसमें ये क्वाइल एबीसीडी जो ये फिगर देख रहे हैं ये क्वाइल है और ये एक परमानेंट मैग्नेट है। हमेशा याद रखना है कि जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है। तो परमानेंट मैग्नेट और इस क्वाइल के बीच जब रिलेटिव मोशन होता है तो इस क्वाइल में करंट सेट होता है, माने करंट इंड्यूस होता है और यही इसका प्रिंसिपल है। तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच व्हेन अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड क्वाइल टेक्स प्लेस देन करंट इज इंड्यूस्ड इन दिस क्वाइल। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। ओके, इसका डेफिनेशन जब देगा तो मोटर में हम क्या बताते थे कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हम जनरेटर में बताएंगे कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? तो प्रिंसिपल इसका समझे, डेफिनेशन समझे। अब आता है इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन में आप देखिए कि ये हम एक परमानेंट मैग्नेट जो है ना रखे हुए, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, इस दोनों पोल के बीच में ये एबीसीडी एक क्वाइल है। इस क्वाइल का ये एंड है और ये जो आप देखते हैं सिलिंड्रिकल पोर्शन ये एक एक्सल है। ठीक, इस एक्सल पर ये दो रिंग है, दो स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग का मतलब होता है हाफ रिंग। क्लियर? और ये इंसुलेटेड रिंग है, माने अंदर से जो है ना ये इंसुलेटेड होगा और ऊपर से जो है ये कंडक्टिंग होगा। क्लियर? इसके ऊपर में ये दो B1 और ये B2 कार्बन ब्रश हम दे दिए हैं। कार्बन ब्रश के साथ ये कंडक्टिंग वायर दे दिए हैं जिसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है। तो अब सवाल उठता है कि इसका कंस्ट्रक्शन में क्या है कि एक परमानेंट मैग्नेट के बीच में हम एक एबीसीडी क्वाइल को रखते हैं, जहां क्वाइल के एंड्स को कार्बन ब्रश से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों एंड्स पर कार्बन ब्रश कनेक्टेड है। कार्बन ब्रश को फिर हम दो स्लिप रिंग पर उसको अटैच करके मोल्ड करके बस रख देना है उसको। ठीक है, कार्बन ब्रश के साथ फिर कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट कर देंगे, उसमें गैल्वेनोमीटर रहेगा। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। ये जनरेटर की बनावट है, कंस्ट्रक्शन है। अब है इसका वर्किंग क्या है। अब ये इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी एसी जनरेटर काम कैसे करता है। आपने देखा होगा कि जब जनरेटर चलाते हैं तो हैंडल मारना पड़ता है। तो ये जो एक्सल है, इस एक्सल में हैंडल, इसको हम रोटेट करते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो क्लॉकवाइज जब आप इसको आउटसाइड जब रोटेट करोगे तो आउटसाइड रोटेट करने के बाद ये एक्सल जो है पुश हो जाता है अंदर की तरफ। पता ना, इसको घुमाते घुमाते जो है ना उसका एक्सल जो बाहर निकला रहता है वो पुश हो जाता है अंदर की तरफ और उसका फिर जनरेटर चलने लगता है। जैसे हम एक्सल को आउटसाइड जब रोटेट करते हैं तो ये एक्सल जो है ना पुश हो जाता है अंदर की तरफ, जिसके चलते जैसे ये पुश होता है कि ये आर्म AB जो है ये अपवार्ड ऊपर उठ जाता है और ये आर्म CD जो है ये नीचे आ जाता है। ठीक है, तो AB आर्म जैसे ही ऊपर गया और ये CD नीचे गया। तो आपको याद होगा कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में देखिए हमेशा फील्ड को हम कन्वेंटली नॉर्थ पोल से साउथ पोल लेते हैं। तो फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है।
ये मोशन को हम इस तरह से दे रहे हैं तो करंट इस तरह से इंड्यूस हुआ, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। तो जब इसको हम घुमाए आउटसाइड एक्सल को, तो ये जब पुश हुआ तो ये जो कॉइल है ए बी सी डी, इसमें ये आर्म ए बी पुश हो जाता ऊपर की तरफ और ये सी डी पुल्ड हो जाता नीचे की तरफ। तो जब आर्म ए बी ऊपर जाता है और ये सी डी जब नीचे आता है, तो जिसका परिणाम ये होता है कि उस पर जो फोर्स लगता है, तो फोर्स लगने के चलते ये डीसीबीए इस साइड आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये ऊपर उठा, सीडी नीचे आ गया, तो उस समय अब देखिए ये मैग्नेट और ये कॉइल है, दोनों के बीच क्या रिलेटिव मोशन हो रहा है। और हम जान चुके हैं कि करंट इंड्यूस होता है, तो इसके पिछले के वीडियो में मैंने एक्टिविटी से भी बताया था, इवन आप घर पर भी एक्टिविटी कर सकते हो। तो हम क्या देखते हैं कि इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। अब यहां फिर एक क्वेश्चन आता है कि अब जो ये करंट इंड्यूस हुआ उसका डायरेक्शन क्या बनेगा, तो उसका डायरेक्शन ए बी सी डी बन जाता है, ठीक है। तो हाफ रोटेशन जब हुआ तो ए बी ऊपर गया और सी डी नीचे गया, और हाफ रोटेशन के बाद ये पलट जाता है, मतलब ये इस जो अभी आप ऊपर से देखते हो ये दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब ये डीसी इस पोजीशन में आ जाता है, ए बी इस पोजीशन में आता है। अब आप फिर देखिए जब डीसी इस पोजीशन में आ गया और ए बी उस पोजीशन में गया, तो फर्स्ट हाफ रोटेशन में ए बी आर्म क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, सी डी नीचे आ रहा था। जब सी डी यहां आ गया और ए बी उस साइड चला गया, तो अब सेकेंड हाफ रोटेशन जो होगा उसमें अब सीडी क्या होगा, ऊपर जाएगा और ए बी नीचे आएगा। तो फिर उस केस में जो अब करंट इंड्यूस होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो डायरेक्शन बन जाएगा डी सी बी ए। चूंकि यहां आ गया डी, यहां हो गया सी, यहां बी, यहां ए, तो फर्स्ट हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन क्या था, ए बी सी डी, और सेकेंड हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन क्या बन गया, डीसी बी ए, क्योंकि डीसी यहां आ गया, ए बी यहां चला गया। तो आप ये भी ऐसे भी फिगर में समझ सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में करंट का डायरेक्शन ए बी सी डी बन रहा है, सेकेंड हाफ में डीसी बी ए बन रहा है, क्लियर। तो हम क्या देखते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट रोटेशन में जो 2 हाफ रोटेशन हो रहा है, उस 2 हाफ रोटेशन में एक रोटेशन में, फर्स्ट हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन ए बी सी डी है और सेकेंड हाफ में करंट का डायरेक्शन डीसी बी है। इसका मतलब एक साइकिल में करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, ठीक है। तो जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, इसीलिए हम इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर इसीलिए कहा गया इसको, क्योंकि एक साइकिल में इसमें जो करंट इंड्यूस होता है वो एक साइकिल में करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता है। फर्स्ट हाफ में जो करंट का डायरेक्शन होता है उसका ठीक रिवर्स सेकेंड हाफ रोटेशन में होता है। इसीलिए यहां पर जो करंट इंड्यूस हुआ उसको हम एसी कहते हैं, और एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। और ये अल्टरनेटिंग करंट जिस जनरेटर के द्वारा बनता है उसको हम एसी जनरेटर कहते हैं, और इस तरह से ये एसी जनरेटर काम भी करता है, ठीक है। तो कैसे काम करता है ये समझ गए, इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, इसका क्या प्रिंसिपल है, इसका क्या डेफिनेशन है, ये क्या करता है, इसमें एनर्जी का कन्वर्सन कैसे होता है, तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्सन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, क्लियर। तो ये इस टॉपिक में हम एसी जनरेटर के प्रिंसिपल, डेफिनेशन और इसमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझे। अब इन केस अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ दे इसमें डिफरेंट पार्ट्स का क्या काम है, तो एक्सल का क्या काम है, एक्सल का काम था कि इसको हम रोटेट करते हैं आउटसाइड। अब इसमें गैल्वेनोमीटर, एक क्वेश्चन फिर राइज किया कि इसमें गैल्वेनोमीटर क्यों लगा दिए। आप यहाँ बल्ब भी लगा दोगे, आप कोई फंक्शन में देखते होंगे जहां पर जनरेटर आता है वहां पर इवन गैल्वेनोमीटर बोर्ड भी टांगे रहता है, उसमें मशीन लगा होता देखे होंगे, लेकिन वहां पर एक बल्ब भी टांग देता है। तो ये गैल्वेनोमीटर या बल्ब देने का मतलब, अगर बल्ब ग्लो कर गया इसका मतलब करंट इंड्यूस हुआ। बल्ब नहीं भी हम दिए और गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर अगर डिफ्लेक्ट कर गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें करंट इंड्यूस हुआ। और करंट इंड्यूस को कंफर्म करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, क्योंकि जब इसमें पॉइंटर का डिफ्लेक्शन हो जाएगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि इसमें करंट इंड्यूस करते हैं, इसीलिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। एक्सल का क्या काम है, एक्सल को रोटेट करते हैं आउटसाइड से, जिससे कॉइल जो है अंदर की तरफ जाता है, कॉइल रोटेट होता है। स्लिप रिंग का क्या काम है, तो स्लिप रिंग हम इसलिए देते हैं ताकि वो क्या होगा कि रिवर्स करेगा कॉइल के डायरेक्शन को। कार्बन ब्रश क्यों देते हैं, तो कार्बन ब्रश का डुअल रोल है,
पहला कि वो गुड कंडक्टर है, दूसरी बात है कि इसमें जो फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन को वो लुब्रिकेटिंग एजेंट का भी काम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। दूसरी बात है कि जब ये मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्सन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है, यहाँ हीट भी बहुत ज्यादा डेवलप होगा, तो ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। तो इसलिए कार्बन ब्रश मल्टीपर्पज का काम करता है, हीट को भी एब्जॉर्ब करता है, लुब्रिकेटिंग एजेंट का भी काम करता है, एज ए कंडक्टिंग मटेरियल भी काम करता है। और ये परमानेंट मैग्नेट इसलिए देते हैं क्योंकि इसका पोलैरिटी फिक्स होता है, स्ट्रेंथ फिक्स होता है, तो फील्ड को कांस्टेंट रखने के लिए अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट दे देंगे तो वहां पर फिर आपको कोई ना कोई सोर्स देना पड़ेगा करंट का, इसीलिए हम परमानेंट मैग्नेट देते हैं, ताकि ये क्वाइल और परमानेंट मैग्नेट के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता रहेगा तो करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इस जनरेटर का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और वर्किंग भी पूछ सकता है, इवन जनरेटर के पर्टिकुलर किसी पार्ट का भी आपको काम पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। थैंक यू।